स्टूडेंट, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं उसके कारण। इस चैप्टर की हमने पिछली क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि इसके कितने चरण थे, राष्ट्रीय आंदोलन के, और उसके उदय के क्या कारण थे। पहला है प्रथम चरण, मुख्य लेख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण। ठीक है ना। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किंतु इस समय तक इसका लक्ष्य पूरी तरह से अस्पष्ट था। इस समय इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे। देखिए, आप हमने हमारी पिछली क्लास में भी बात करी थी कि कई बार तो 1857 की क्रांति से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय माना जाता है, परंतु कहीं कहीं जो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहाँ से भी राष्ट्रीय आंदोलन के उदय माना जाता है। तो इन्होंने ऐसे कहा है कि प्रथम चरण में यानी 1885 से 1905 तक ये प्रथम चरण माना गया है, और जब से ही राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया था। परंतु इस समय जो मध्यम वर्ग था और जो अल्प शिक्षित और बुद्धिजीवी थे, वे इसका क्या कर रहे थे, इसका हम कह सकते हैं इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर देखिए दूसरा चरण इस समय तक ये है 1905 से 1919 तक। देखिए, आपने ये तिथियां पढ़ी होगी जब आपने एसएसटी में 10th में ये सब कुछ पढ़ा है। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड जो भाग है इसका पॉलिटिकल साइंस का, उसमें बेसिक जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं वही है इसके अंतर्गत। हाँ, फर्स्ट भाग जैसे हमने जो लेसन पढ़ा था कि राजनीतिक का अर्थ क्या है, इसकी विचारधारा है, इसका जो हम कह सकते हैं विषय वस्तु क्या है राजनीतिक विज्ञान की, ये जो फर्स्ट भाग है थोड़ा ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, बट जो सेकंड पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा है, और जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है वो ही है, थोड़ा सा उसको विस्तृत रूप दे रखा है। तो हम हमारे चैप्टर के ऊपर आते हैं कि राष्ट्रीय उदय का जो द्वितीय चरण था वो 1905 से 1919 तक था। इसके अंतर्गत क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी परिपक्व हो गई थी, उसके लक्ष्य एवं स्पष्ट हो चुके थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में भारतीय जनता के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किए। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधाराएं वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग भी किया। देखिए कि हमारे जो भारत में जब अंग्रेज आए थे, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था और मैं भी थोड़ा सा स्पष्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि पहले क्या था कि भारतीयों को ऐसा लगता था कि भाई अंग्रेज हैं वो उनके साथ उदारवादी नीति अपनाएं। जो उनकी नीति थी, कठोर नीति थी, वह सिर्फ अपना ही लोभ या लालच देखते थे। तो वो सोचते थे कि वो हमारा भी हित देखे, सिर्फ अपना ही हित नहीं देखे। परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों को भारतीयों को पता चला कि अंग्रेज सिर्फ अपना हित देखते हैं और सिर्फ हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हैं। तो उनकी ये बात रही कि भाई वो हमारे देश को छोड़ के चले जाए। तो ये बात कही जाती है कि 1905 से 1900 का जो था समय काल, उसके अंदर एक तो 1885 में जो भारतीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना हो चुकी थी। पहले वो इतना उसका विकास नहीं हुआ था, इतनी वो चारों ओर हम कह सकते हैं उसका मतलब उसकी विचारधाराओं का विकास नहीं हुआ था, इतनी लोकप्रिय नहीं थी कांग्रेस। बाद में धीरे धीरे क्या हुई, वो लोकप्रिय हो गई और परिपक्व हो चुकी थी, यानी बिल्कुल उसको पता लग गया था कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक है। अब हमारी जो भारतीय जनता थी उनके सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए थे कांग्रेस ने। अब कुछ ऐसे भी उदारवादी विचारधारा हैं, जैसे आपने बाल पाल, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, और विपिन चंद्र पाल, बाल पाल लाल, है ना। तो वैसे विचारधारा उत्पन्न हुए जो कि जैसे उग्रवादी ढंग से क्या करना चाहते थे। जैसे कांग्रेस ने तो क्या कर रखा था, क्योंकि इसमें गांधी जी थे कांग्रेस में, तो उनका था कि भाई हम सत्य के द्वारा हमारा जो है लक्ष्य उसको प्राप्त करेंगे।
परंतु ये कहते थे कि भाई जो उग्रवादी संगठन थे वो ऐसे कहते थे कि भाई नहीं, ये जो अंग्रेज हमारे साथ में जैसा अत्याचारपूर्ण व्यवहार या हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं, हम भी उसी प्रकार से हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से विचारधाराएं जैसे संगठन भी उत्पन्न विकसित हो गए थे। अब है तृतीय लेख, ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तृतीय चरण। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 1919 में आपको पता है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस प्रकार की प्रमुख घटनाएं हुई थी। तो इस प्रकार क्या हुआ था, 1919 में कांग्रेस को पता चल गया था कि अंग्रेज कुछ भी नहीं करने वाले हमारे लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा पूर्ण रूप से जो हमारा भारत है वो ही हमें चाहिए। और वो चरण था, समय काल था वो 1919 से 1947 का वो समय था। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना थी। मैकडॉनल्ड्स के शब्दों में भारतीय राष्ट्रवाद राजनीतिक मंडलों का नहीं अपितु इसमें बहुत कुछ अधिक रहा है। ये एक ऐतिहासिक परंपरा का पुनर्जीवन है, एक राष्ट्र की आत्मा की मुक्ति है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे एक नहीं अपितु अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। देखिए जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, जैसे कि हमने 3 चरण पढ़े हैं, एक 1885 से 1905 तक, दूसरा 1905 से 1919 तक, और तीसरा है 1919 से 1947 तक। ठीक है, अब ये जो मैकडोनाल्ड है वो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता का जो उदय है उसके पीछे एक कारण नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक हमारे भारतीयों की एक वीरता की जो भावना है वो रही है। तो उसको क्या हुआ, वापस पुनर्जीवन मिला है, क्योंकि हमने कभी भी किसी की हम कह सकते हैं परतंत्रता या किसी का हमने अपने ऊपर नेतृत्व स्वीकार नहीं किया है। तो एक पुनर्जीवन हमारे अंदर आया और हमने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे, एक 1885 से 1905 तक, दूसरा था 1905 से 1919 तक, और तीसरा था वो 1919 से 1947 तक। तो ये आपको चरण इसके याद रखने हैं। और अब उदय के क्या क्या कारण थे वो देखिए। पहला है 1857 की क्रांति। इसके बारे में आपने कई बार बुक्स में पढ़ा होगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। और एक लाइन का भी क्वेश्चन बनता है, कई कंपटीशन में आता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है। आपने सावरकर का नाम सुना होगा, उनकी एक बहुत अच्छी बुक थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति थी वो ही था। उसे अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने एक सैनिक विद्रोह की संख्या दी है, जो उचित नहीं है। यह सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों का प्रथम जन विद्रोह था। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अत्यधिक अमानवीयता में से काम लिया, जिसका वर्णन करते हुए सर चार्ल्स डिस्के ने अपनी पुस्तक ग्रेटर इंडिया में लिखा है, अंग्रेजों ने अपने कैदियों की हत्या बिना न्यायिक कार्रवाई के इस ढंग से कर दी जो सभी भारतीयों की दृष्टि से पाश्विकता की चरम सीमा थी। पाश्विकता की परम सीमा थी, यानी पाश्विकता का मतलब पशु है ना, पशु की जैसी प्रवृत्ति थी। उन्होंने बिना कोई कार्रवाई किए हमारे जो भारतीय कैदी थे उनको मौत के घाट उतार दिया। दमन के दौरान गांव जला दिए गए, निर्दोष ग्रामीणों का वह एवं कत्ल आम किया गया, जिससे मोहम्मद तुगलक भी शर्मा जाएगा। यानी मोहम्मद तुगलक ने जितना हमारे ऊपर अत्याचार किया था उससे कई ज़्यादा बढ़कर इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया था भारतीय वासियों पर। यह सत्य है कि योग नेतृत्व का अभाव, संचार व सैन्य व्यवस्था की कमी, तालमेल का अभाव जैसे कमियों के कारण ये आंदोलन सफल भले ही न हो पाया, पर आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों ने जिस प्रकार अमानवीयता का परिचय दिया, उसे भारतीय जनता भयभीत होने के स्थान पर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु कटिबद्ध हो गई। देखिए क्या हुआ था, आपको 1857 की क्रांति की जब हम इसको शुरू से पढ़ते हैं तब पता है आपको कि भाई एक सैनिक विद्रोह था, मंगल पांडे ने इसे शुरू किया था। आपको सबको पता है हमारे राजस्थान में नशीराबाद में भी ये विद्रोह हुआ था, परंतु इसमें जन सहयोग भी बहुत किया गया सैनिकों का। और धीरे धीरे इसने क्या किया,
सैनिक आंदोलन के रूप में जो रूप था वो जन आंदोलन के रूप में ले लिया। परंतु हुआ क्यों कि हमारे ही कुछ भारतीयों के हम कह सकते हैं हम उनके मतलब व्यवहार के कारण या लालच के कारण क्या हुआ, ये विद्रोह असफल हुआ। और इतना ये भयंकर विद्रोह था, अगर पूरे भारतीय मिलकर उन सबका साथ देते, सब साथ देते, तो हो सकता था कि इसी समय अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता था। और अंग्रेजों को भी इस विद्रोह को दबाने के लिए इतना अमानवीयतापूर्ण व्यवहार किया गया, गांवों को जला दिया गया, निर्दोष भारतीयों को हत्या कर दी गई। तो इससे भारतीय डरे नहीं, बल्कि और ज़्यादा उनमें उत्सुकता है। उन्होंने कहा कि अब तो अंग्रेजों को हमारे भारत से निकाल के ही फेंकना है। अब दूसरा देखिए, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। देखिए, एक पाश्चात्य शिक्षा का भी बहुत प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा से भी भारतीय राष्ट्रवाद को बल मिला, क्योंकि शिक्षित होने के पश्चात भारतीयों को अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में अपनी दीनताहीनता का आभास हुआ। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे, इसका प्रमुख कारण है कि विदेशियों का उनके ऊपर शासन। यदि भी लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कराने हेतु इसलिए बल दिया ताकि उन्हें शासन व्यवस्था में कम वेतन पर क्लर्क प्राप्त हो सके, अर्थात ऐसे व्यक्ति को खून और वर्ण से तो भारतीय हो, किंतु रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से क्या हो, अंग्रेज हो। देखो, पहले हमारे यहाँ शुरू से गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, पर अंग्रेजों के आने के बाद पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ हुई। छोटी छोटी पाठशालाओं में हमारे यहाँ पढ़ाई होती थी, अच्छा संस्कृति का ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। तो उनका अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का ये नहीं था उद्देश्य कि हमारे भारतीय भी क्या हो, शिक्षित हो या उनका भी विकास हो। उनका यही उद्देश्य था कि उनको भारत में अच्छे जो कर्मचारी मिल जाएं, जिन्हें क्रम वेतन मिले, परंतु वो कार्य कैसा करें, जो अंग्रेजी सरकार के अंग्रेजों के हित में ही अपना कार्य करें। इस प्रकार की उनके पीछे भावना थी, जो कि मैकाले शिक्षा पद्धति आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, इसका अच्छा बताया गया है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो ये था। परंतु क्या हुआ, हमारे भारतीयों ने जब पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि हमारा देश विदेश जितने भी विदेश में या विश्व में जितने भी देश हैं उनसे कितना पिछड़ा हुआ है। तो उस प्रकार की उनमें भावना जगी और उन्हें लगा कि अभी हमारे देश को भी हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार उनकी ये बात मन में हुई और इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। देखिए, और भी कई कारण हैं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के। आज हमने 2 कारणों पर विचार किया है, एक तो 1857 की क्रांति और एक पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। हमने स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का जो चरण थे वो 3 चरणों के बारे में भी हमने आज की हमारी क्लास में देखा। आज हम इतना ही करेंगे। आगे जो कारण है राष्ट्रीयता उदय के कारण, उनकी बात हम हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।